हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार पाल आज आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है, जो ऑफ-बाउ के नियम पर आधारित होता है। अब देखिए, कई लोग हैं जैसे 11th और 12th में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन उनसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने का मतलब है कि आप जो काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमें वर्ग निकालना है या किसी का आवर्त निकालना है। ठीक है, ये काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो इस पर निर्धारित होती हैं। जैसे हम संकर्ण किसी का निकालेंगे तो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यूज होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आना ही आना चाहिए। यदि केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने ही चाहिए। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से एक निश्चित क्रम से हम व्यवस्थित करते हैं और पहले किस प्रकार से कौन सी कक्षक में इलेक्ट्रॉन या उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आप बिल्कुल आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे। तो बिल्कुल ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से हम नंबर लिख सकते हैं। कहाँ तक? 1 से मैंने 7 तक लिख लिया। ठीक है, आवर्त सारणी के अंदर कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो अधिकतम 7 तक ही इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर लिखेंगे। 1 से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से मैंने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से एक बार है तो इसलिए मैंने इस लाइन में केवल 1 लिखा। यहाँ से देखिए 2 का मतलब कितनी बार? 2 बार, तो इसलिए मैंने 2 को 2 बार लिखा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। इसी प्रकार से आप भी याद कर सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 को मैंने कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। इसके बाद यहाँ से देखिए 4 को कितनी बार लिखा है? 4 बार। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद आपको याद रखना है कि 4 के बाद जो भी आएगा उसको आपको वैसे ही 4 बार लिखते जाना है। ठीक है, जैसे 5 6 ये आपका 7, इनको हमने वैसे ही लिख लिया। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि उपकोष कितने प्रकार के होते हैं। उपकोष बोला जाता है इनको, या फिर हम बोलते हैं उपकक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, कक्षाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? उपकोष या उपकक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए एस पी डी एफ कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आया आपका? एस, तो यहाँ से हम लिख लेंगे एस। इन सभी की जगह पे आपको एस लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे? एस एस। इस प्रकार से सभी जगह पर लिख लेंगे। 7S तक लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पी, तो आप यहाँ से पी लिखेंगे। तो ये आएगा आपका 2P, ये आएगा आपका 3P, इसके बाद आएगा आपका 4P, इसके बाद आएगा 5, ये आ गया आपका 6, इसके बाद आप लिखेंगे 7। ठीक है, इसके बाद आपका आया है D, तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से देखिए 3D, इसके बाद 4D और ये 5D, इसके बाद आएगा आपका यहाँ से 6D और 6 के बाद आएगा 7D। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अंत में क्या है आपका? F, तो यहाँ से जाएगा आपका 4F, यहाँ 5F, यहाँ आएगा आपका 6F और यहाँ 7F। तो इस प्रकार से हमने इनको लिख लिया, सभी उपकोषों को इसमें भर दिया SPDF में। ठीक है, इस प्रकार से एक CD का निर्माण हो गया कि यदि यहाँ से एक निश्चित क्रम में पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ और टॉप पर पहुँच जाएंगे। कहाँ पर? 1S पर। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसमें इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 1S है, इस प्रकार से आप एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने कितने कक्षक को काटा? 1 को। यहाँ से आप एक दूसरी लाइन खींचेंगे तो इसमें भी हमने कितने कक्षकों को काटा? 1 को। अब यहाँ से आप आएंगे तो आपको 2 कक्षक मिलेंगे, तो आप दोनों कक्षकों को काट देंगे। इसके बाद यहाँ से भी देखेंगे, इस प्रकार से भी आपको कितने कक्षक मिले? 2। अब यहाँ से देखेंगे आप, तो इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपको 3 मिल जाएंगे, D, P और S भी मिल जाएगा। इसके बाद आप इस प्रकार से फिर से एक लाइन खींचेंगे, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसी के बाद ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए 4F आएगा आपका, इस प्रकार से आप इस लाइन को खींचते जाएंगे। इस प्रकार से आप फिर से आगे बढ़ जाएंगे, इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हमने बिल्कुल समांतर तरीके से एक लाइनों का निर्माण किया है या समांतर लाइनें खींची हैं। देखिए बिल्कुल सभी लाइनें क्या है? पैरेलल हैं। जैसे एक पहली लाइन खींची, उसी के समांतर हमने सभी लाइनों को खींच दिया। तो इसमें से हम अब क्या करेंगे, इनको एरो का निशान लगाएंगे, यानी तीर का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, सभी जगह पर इस प्रकार से हम तीर का निशान लगा लेते हैं। इसका भी मतलब समझते हैं क्यों लगाया है हमने। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी उपकोष के लिए लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे 1S आएगा, 1S के बाद फिर से यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो क्या मिला आपको? 2S मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर से स्टार्टिंग करेंगे तो 2P आएगा, 2P के बाद क्या मिलेगा आपको? 3S मिलेगा। 3S के बाद फिर से स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ क्या मिलता है? 3P, 3P के बाद मिलेगा आपको 4S, 4S के बाद आपको क्या मिलेगा? 3D, फिर 4P मिलेगा, फिर उसके बाद आएगा आपका 5S। इसके बाद देखिए 4D, फिर आएगा आपका 5P, इसके बाद 6S, 6S के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका F, तो 4F, 5D, 6P और 7S।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया इन सबको। ठीक है, अब आपको और अच्छे तरीके से बनाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको यहाँ पर खाली गैप करके यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बना रहा हूँ तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ से आपको खाली रखना है और यहाँ पर इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसके छोड़ पर आपको मिला देना है इसको इस प्रकार से। तो सभी के लिए अपन इस प्रकार से ये लाइन डॉट 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 करके बना सकते हैं। यानी जब यहाँ से हम लौटते हैं तो ये एक डॉट डॉट वाली लाइन है, इसका मतलब कुछ नहीं, हमें इसको बस जॉइंट देना है, यानी इसके छोड़ पर मिला देना है। ठीक है, इसकी शुरुआत वाले कॉर्नर को। तो यहाँ से इस प्रकार से ये एक ग्राफ टाइप का बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये वक्र बन जाता है। अब ये देखिए ऑफ-बाउ के नियम में अपन इसका यूज करते हैं और आसानी से इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1s 2s 2p इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगर आपको डॉट डॉट नहीं लिखना है तो आप इस प्रकार से उसको रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया एक इसका वक्र ऑफ-बाउ का नियम। ये निर्भर किस पर करता है, ऊर्जा पर निर्भर करता है, या इसी को हम n+l का नियम कहते हैं। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं आगे कि इसमें इसी को हम और आसान तरीके से कैसे बनाएंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो ये सारा वक्र तो हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, हम एक इसका और आसान तरीका लिखेंगे कि किस प्रकार से हमें कक्षकों के अंदर या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे यहाँ से, अब SPDF है तो इसको आप याद रखना। जैसे अपन ने लिखा S तो एक बार हम लिखेंगे S, इसके बाद SP इसको हमने लिख लिया 2 बार, SP यानी कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम SPD, यानी S के बाद D आएगा, सॉरी SDP हो जाएगा। तो इसकी घात हम कितनी लिख ली, 2। इसके बाद आएगा आपका SFDP, यानी FB इसके बाद प्रारंभ हो जाता है। तो अब जितने भी आते हैं उसका क्रम यही चलता है। ठीक है, डॉट डॉट करके अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आप S लिखा तो यहाँ से मैं एक निश्चित क्रम में लिखूँगा। यहाँ से देखते जाएँ आप लोग, यहाँ से लिखा मैंने S के बाद क्या मिला आपको, SP, तो यहाँ से मैंने लिख लिया S और P लिख लिया। इसके बाद क्या है SDP, तो मैंने लिख लिया SD और P लिख लिया। अब इसके बाद ये कितनी बार है, यहाँ पर देखिए आपको 2 बार लिखना है, सॉरी। जैसे SP कितनी बार था, 2 बार, तो मैंने S तो लिख लिया। इसके बाद SP2 लिखा है तो SP और यहाँ से भी SP, तो हमने 2 बार लिखना है। ठीक है, थोड़ा गैप करके लिखते जाना आप, जिससे इसमें आप नंबर भी लिख सकें। अब इसके बाद देखिए SDP कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ से हम लिखेंगे SDP। इसके बाद फिर से क्या लिखना है, SD और P लिखेंगे। इसके बाद हमने SDP को 2 बार लिख लिया। इसके बाद अब देखेंगे अब यहाँ से SFDP, तो यहाँ से लिखेंगे हम S, फिर आएगा इसके बाद D, सॉरी S के बाद क्या है F, तो यहाँ पर लिखा F के बाद क्या है D है, और D के बाद क्या है P। तो अब इस क्रम को हम बारी बारी से लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर S, फिर से क्या आएगा F, फिर आएगा आपका D और अंत में क्या आएगा P। तो इस क्रम को अगर हमने याद कर लिया, यानी SP2, SP की पावर मतलब 2, यानी SP कितनी बार लिखना है, 2 बार। SDP कितनी बार लिखना है, SDP को 2 बार। इसके बाद SFD, अब जहाँ तक भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसके बाद यही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक निश्चित है। इसके बाद जो भी आएगा उसी में भरते जाएंगे। SFD 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने भी बार आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, अब हम लिखेंगे नंबर। सबसे पहले आपको S मिला तो नंबर स्टार्टिंग करेंगे। S के लिए नंबरिंग कर दें, 1S, फिर ये है दूसरा S, ये वाला है तीसरा S, और ये वाला है चौथा S। इसके बाद ये वाला है आपका 5वां S, इसके बाद ये है आपका 6वां S, इसके बाद ये आ जाएगा आपका 7वां S। ठीक है, तो S के लिए हमने नंबर लिख लिया। इसके बाद आता है आपका P, तो P के लिए अब कहाँ से स्टार्टिंग होगी, दूसरे से। P दूसरे नंबर पे है तो 2 आ गया, यहाँ भी 2, सॉरी ये आएगा आपका 3, और यहाँ से आएगा आपका 4, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये हमने लिख लिए P के आगे जो नंबर आए हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आता है D नंबर। तो D के लिए देखिए तीसरे नंबर पे है तो D यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो D यहाँ पर है तो हम लिखेंगे 3, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आप लिखेंगे D के अंदर 5, इसके बाद लिखेंगे आप 6। तो ठीक है, ये D के लिए हो गया। F चौथे नंबर पे है तो हम चौथे स्थान से यानी 4 से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए F कहाँ है आपका, यहाँ पर, तो आपने यहाँ लिखा 4। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप 5। इसके बाद अगर और आगे भी आता है तो आप क्या लिखते हैं इसमें 6। ठीक है, हम आगे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। अब ये आपका ऊर्जा का क्रम है, आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, इसके अनुसार आप भर सकते हैं। एक बात और आपको याद रखना है इसके अंदर कि इसमें देखिए S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, और D के अंदर और F उपकोष या उपकक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, S के अंदर आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P के अंदर आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6, और D के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10, और F के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप 14। ठीक है,
तो इस प्रकार से अगर आप इनको देखें तो एक का अगर आप याद कर लेंगे एस का, तो बाकी ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसका भी एक तरीका है, जैसे कैसे, जैसे 2 लिखा है, इसमें हमने कितना प्लस किया 4, तो 2 में +4 करेंगे तो ये कितना आ गया +6 आ गया, यानी +4 किया तो +6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में भी हमने कितना जोड़ा +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 में भी आप +4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से यदि हम 4 जोड़ते जाएंगे SPDF में तो हमें कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, F तक पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 में हमने 4 जोड़ा 6, 6 4 10, 10 4 14। तो S का याद रख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर ऐसे याद नहीं होता है दूसरा तरीका याद कर लीजिए। एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग, SPDF, ये 4 लोग बैठे हैं। बोले अब इसमें शर्त लगी भाई साहब, बोले कि हम 2 रसगुल्ले खाएंगे। S क्या बोला, हम 2। अब P बोला हम और बड़े वाले हैं भैया, तो हम तो कितने खाएंगे, 6 रसगुल्ले खा जाएंगे। D क्या बोला, हम तो और बड़े वाले हैं तो हम 10 खाएंगे। अब F बोला तो हम तुम सबसे बड़े, तो ये कितने खा जाएगा भाई साहब 14। तो यानी इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं कि इनकी क्षमता है 2 6 10 14। ठीक है, एक पंक्ति में बोले 4 लोग बैठे SPDF, 2 6 10, प्रत्येक कितने से ज़्यादा खाएगा, बोले मैं तुमसे 4 ज़्यादा खाऊँगा। ये बोला भैया हम तुमसे भी 4, ये बोले हम तो और बड़े वाले हैं तो हम आपसे भी 4 ज़्यादा रसगुल्ले खाएंगे और सारे रिकॉर्डों को तोड़ डालेंगे। तो इस प्रकार से याद रखना है 2 6 10 14, ये क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इससे ज़्यादा अपन इलेक्ट्रॉन किसी भी उपकोष के अंदर नहीं भर सकते। इससे कम हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रसगुल्ले ख़त्म हो गए तो भैया कम दे दो, नहीं बच्चे अब क्या कर सकते हैं। तो यानी इतने से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इनकी क्षमता है। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर सकते हैं आप। जैसे 1s है तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं 2s 2p के अंदर, यहाँ p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप 6, तो यहाँ पर 6। 3s के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ से देखें 3s के हम भर सकते हैं 2। फिर से p आ गया तो p के अंदर आप कितने 6, इसकी क्षमता ही क्या है, p वाला कहता है कि भैया हम तो 6 खाएँगे अधिकतम। 4s, s फिर से आ गया, इसकी क्षमता ही कितनी है 2। d वाला कहता है भैया 10 रख दो, 10 खाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया 4p के अंदर फिर से कितना, ये भी कितना लेगा 6। इसके बाद 5s आया, s आएगा तो भैया बोले 2 रख दो। 4d के बाद d में कितना है 10। 5p के अंदर अपन 6 लिख सकते हैं। इसके बाद s फिर से आ गया तो s के लिए 2 लिखेंगे। f आएगा तो वैसे ही कितना, f के लिए कितना है बोलिए 14। D आया, D के लिए बताइए कितना है 10, तो D के लिए 10 लिख लेंगे। P आ गया तो P के लिए फिर से कितना लिखेंगे अपन 6। 7s के लिए 2, F के लिए फिर से 14, D के लिए 10, P के लिए 6। इस प्रकार से देखिए आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आपसे अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए आप आसानी से उसको कर पाएंगे। देखिए जैसे कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए इसमें, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है जितने भी आपको भरने पड़ेंगे। जैसे 2, ये 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36। 36 के बाद 2 जोड़ देंगे उसमें तो ये हो जाएगा 38, 10 48, 6 54, 54 2 हो जाएगा आपका 56, 56 4 60, 10 70, 10 80 और ये 86 तक। इसी प्रकार से इनको जोड़ेंगे तो काफ़ी 118 तक आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब इससे कम भी पूछा सकता है। ठीक है, इन्हीं से कम आएगा जो भी आपसे पूछा जाएगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, आप सबसे पहले कैल्शियम का एक मान लीजिए हमने उदाहरण लिया, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ट्रिक की सहायता से मैंने आवर्त सारणी याद करवाई है। तो यदि आपको याद ना हो आवर्त सारणी तो आप वो वाला पिछला वीडियो देख सकते हैं, उससे पीरियोडिक टेबल को आप आसानी से याद कर सकते हैं, जितने भी वर्ग उसके अंदर हैं और जितने भी आवर्त हैं, और उनकी सबकी मैंने ट्रिक उसके अंदर बताई हुई है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, यानी इसके अंदर हमें 20 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमें भरने हैं। सबसे पहले आप देखिए 1s से आप स्टार्टिंग करते हैं, तो हमने लिखा 1s। बोले भैया s वाला आ गया, s वाला कितने रसगुल्ले, बोले भाई जब 2 क्षमता है तो कितने ले लेगा 2। इसके बाद फिर आएगा आपका 2s, इसी ऑर्डर के साथ भरेंगे। 2s आ गया तो s वाला फिर से बोलेगा भैया कि 2 हमें भी रख दो क्योंकि s ही है। फिर इसके बाद 2p आएगा, 2p क्या बोलेगा भैया 6 रख दो, तो यानी 2p 6। इसके बाद आपका क्या आया 3s, तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया 3s। s आ गया तो फिर से कितना लिखेंगे 2। इसके बाद आ गया 3p, तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया 3p 6। 3p के बाद क्या आ गया 4s, 4s में कितना जाएगा 2। अब अपन ने लिख लिया 3d। लेकिन भाई साहब एक बात याद रखना है आपको, क्या, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20। इसके पास बेचारे के पास 20 रसगुल्ले हैं, कितने हैं 20।
तो इन 20 को ये वितरित करेगा यानी बांट देगा इनमें, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना हो गया, गिन लीजिए, इसने कितने खाए, 2 2, इस प्रकार से गिनेंगे, 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, कितना हो गया 20 थे और 20 इसने क्या कर दिए, बांट दिए। भैया 3D वाले से बोलेगा आप अब जाइए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी कोई भी रसगुल्ला नहीं बचा है। तो कहाँ तक वितरित किए इसने, कहाँ तक बांट दिए, 4S तक। 3D वाले को क्या कर दिया, भैया आप जाइए, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख लिया। अब क्लोरीन का पूछा जाए, Cl कितना होता है भैया 17, ये आपको याद रखना है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17, ठीक है। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम भरेंगे 1s में इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने लिख लिया 1s। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, 2। इसके बाद देखिए 2s में भी कितने, 2, क्योंकि क्षमता ही कितनी है 2। इसके बाद आपका आएगा 2p, इसी ऑर्डर के साथ चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2s के बाद 2p आएगा, 2p में कितने 6 जाएंगे। इसके बाद आएगा आपका 3s 2 लिख लेंगे, 3p 6 लिख लेंगे। इसके बाद आएगा आपका 4s के अंदर कितना बनता है 2, लेकिन यहाँ से ध्यान देना है आपको, ख़त्म कहाँ पर हो गया, तो गिनते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 17 रसगुल्ले हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरना यानी नहीं बांटना। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास 2, और 2 के बाद आएगा आपके पास यहाँ से देखिए इसके पास परमाणु क्रमांक है किसका, कितना 17 के बाद यहाँ से आप देखेंगे 1s2, तो 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें, तो 4 6 10, 2 12, 6 18 हो गए। भरने कितने थे बताइए 17, वो कितने गए 18, इसमें कितने भरने हैं 5। तो पहले से या तो गिन के रखो, क्योंकि रसगुल्ले जितने हैं उससे ज़्यादा नहीं बांट सकते, ये बात दिमाग में बैठा लें, ठीक है। तो यानी यहाँ से आ गया आपका 3p5, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12, 5 17, जितने रसगुल्ले उतने ही बांटो, जब है ही नहीं तो कहाँ से बांटेंगे, 17 थे 17 ही बांट दिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लें इसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो आप लिख सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन sp_d_f के लिए 2, और अच्छे से याद रखना है कितने का अंतर है, सब में 4 का, 4 इलेक्ट्रॉन पढ़ते जाते हैं। इस क्रम को भी याद रखना है, बहुत आसान तरीका है। sp2 कितनी बार, 2 बार, sdp कितनी बार, 2 बार, sfd अब जितना भी आएगा अंत में सभी बार लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 है कि 3 बार, इनको ज़रूर याद रख लेना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये आप क्रम भी याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो तुरंत लिखना पड़ेगा, पेपर के अंदर इतना टाइम तो होता नहीं है, तो उसके अंदर आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए, ये वाला क्रम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। वो किससे आएगा, इस वाले क्रम से आसानी से आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, और अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आप लोग लिखेंगे, अब मैं अगला प्रश्न बताता हूँ आपको। अब आप लोग लिखिए, ये आपने लिख लिया होगा कैल्शियम और क्लोरीन का, ये भी लिख लें आप, ठीक है। इसके बाद आगे एग्जाम्पल करेंगे हम। तो देखिए अगला लिखेंगे अपन क्रोमियम और कॉपर के लिए। देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और कॉपर का, Cr क्रोमियम, ठीक है, और परमाणु क्रमांक 24 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 24, इसके पास 24 रसगुल्ले हैं भाई साहब, इसको 24 बांटने हैं, तो जल्दी से लिखें आप, ठीक है। सबसे पहले 1s, तो आप लिख लेंगे 1s, इसके बाद 2s लिख लीजिए, इसके बाद क्या आएगा 2p6 आएगा, 2p6 लिख लें। इसके बाद क्या है भैया 3s, तो 3s भी लिख लिया। 3s के बाद बोलिए क्या है सर, 3p6 है, ये भी भर लिया। इसके बाद बोलो 4s2 है, इसके बाद 3d10, इलेक्ट्रॉन जरूर गिनते जाना, सॉरी यहाँ पर अभी मत भरो, तो यहाँ से गिनते जाइए, कितना हो गया 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 हो गया। अब 20 है भैया, तो कितना भरेंगे 4, क्योंकि हमें कितना करना है 24। लेकिन यहाँ पर देखिए डी में कितने बनते हैं 10 बन सकते हैं। बोले सर यहाँ तो 10 लिखा आपने, यहाँ पर 4 लिख दिया। तो देखिए बात को समझें आप, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, लेकिन अब जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें भरना है, यानी जितने भी रसगुल्ले होंगे उससे भैया ज़्यादा नहीं बांटना है ही नहीं अपने पास, हम कहाँ से बांट देंगे, जितनी क्षमता है उतनी तो दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर 3d4 लिख दिया अपन ने।
अब आप लोग इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात जरूर पता होनी चाहिए, ये अभी कैसा है, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको हम सही बताएंगे। पहले इसकी बात सुनिए कि गलत क्यों है, ठीक है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये गलत इसलिए है कि जब भी डी और एफ की बात करेंगे आप, किसकी, डी और एफ की बात, अब डी के अंदर आपका बनता है 10, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर आपका बनता है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुल मिला के। तो डी का कहना है कि भैया हम आधे से ना तो एक कम खाएंगे रसगुल्ला, आधे से एक, यानी आधे का मतलब क्या है कि ये कितना 5 और इसका आधा कितना है 7। ये कहता है कि हम 5 है या तो आधा खाएंगे या पूरा खाएंगे, लेकिन आधे से एक कम नहीं खाएंगे। आधे से एक कम का मतलब बोलिए 5 का एक कम कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, तो ये 4 नहीं खाएगा। इसके बाद यहाँ कितना है 7, इसका कितना हो जाएगा एक कम 6, तो ये भैया 6 नहीं खाएगा आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डी और एफ की जब भी बात होगी तो ये यानी 5 और यहाँ 7, ये तो कुल है 10 और ये है कुल 14, ठीक है। तो आधे से एक कम या फिर पूरे से एक कम ये नहीं खाएगा, यानी या तो ये 4 बोलेगा भैया हमें पसंद ही नहीं है, हम नहीं खाएंगे, 10 बोले भैया 9, 10 से एक कम कितना है 9, बोले हम नहीं खाएंगे। यहाँ भी वही स्थिति बनती है, 14 से एक कम कितना 13 और 7 से एक कम 6, यानी ये क्या करता है, ना तो 6 और ना ही 13 को ये पसंद नहीं करता है, 2 नंबरों को, ठीक है। कहता है नहीं तो भैया हमें आधे से एक कम चाहिए, ना हमें पूरे से एक कम चाहिए, ठीक है। ये कहता है कि हमें इनके अलावा आप कोई भी संख्या में रसगुल्ले दे दें तो हम ले लेंगे, यानी खा लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप लोग जैसे कहीं गए होंगे तो आप लोग कहते 3, भाई साहब 3 को क्या करना है, बोले 3 चीज़ें मत दीजिए भाई साहब, पंगत में बैठे बोले 3 पूड़ी दे दो भाई साहब, 3 नहीं, बोले या तो एक कम ले लो या एक ज़्यादा ले लो। तो वही स्थिति बेचारे की यहाँ होती है, किसके साथ, डी और एफ के लिए। तो यानी इसमें 10 बनते, कुल कितने बनते 10। ये क्या कहता है कि 10 से एक कम नहीं ले पाऊँगा, या तो 10 ही दे दो पूरा भैया, कितना ले लो 10। और ये क्या कहता है कि भैया आधे से भी कम नहीं लूँगा, या तो मुझे पूरा आधा दे दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें स्टेबल हो जाता है भैया, स्थायी होता है, ठीक है, जितना बनता है आधा हो या फिर पूरा। इसलिए यहाँ भी वही हाल है, देखिए ये क्या करता है, ये भी आधे से एक कम नहीं लेता है, यानी 7 से एक कम करेंगे तो कितना 6 नहीं लेता, और 14 का एक कम कितना है 13, तो ये 13 को भी नहीं लेता। तो इसलिए याद रखना कि 4 और 9 जब भी आएगा, कितना 4 और 9 किसके अंदर, डी के अंदर, तो ये एस का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक्स यानी एस वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 4s1 और 3d यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, 3d 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, आधा हो गया, यानी अर्धपूरित कक्षक के रूप में बन गया। अर्धपूरित का मतलब कि आधे इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, तो ये कैसा हो गया है, अब स्टेबल हो गया। ये कहता है कि हम भैया ऐसे में स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टेबल हो गया और 3d5 इसने बना लिया। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर के लिए। तो कॉपर का भी आप लोग देख लें, कॉपर का परमाणु क्रमांक आपको याद होगा, नहीं है तो याद कर लेना। Cu इसका संकेत होता है कॉपर का, परमाणु क्रमांक होता है 29, यानी 29 इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। ये भी ट्रिक की सहायता से हम पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। मैंने इसके लिए भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। कॉपर का देखेंगे 1s सबसे पहले, इसके बाद है आपका 2s, तो हमने लिखा 2s के बाद बोलिए क्या है 2p, p में कितना बनता है भैया 6। इसके बाद क्या है 3s2, 3p, इसके बाद आएगा 6। इसके बाद बात करते हैं इसकी, देखिए इसके बाद 3p के बाद क्या है 4s, तो 4s लिख लीजिए। 4s के बाद क्या आता है भैया 3d में कितना भर लेंगे, अब यहाँ से गिन लें आप पहले, ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उन्होंने क्या किए इलेक्ट्रॉन भर दिए। 29 है तो 29 भर दिए, क्लियर है यहाँ तक। अब लेकिन भैया एक समस्या फिर आ गई, ये क्या करता है कि ये कहता है कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन हैं कुल कितने बनते हैं इसमें डी में 10 बेटा, यहाँ लिखवाया है ना डी के अंदर कितने 10 इलेक्ट्रॉन। ये कहता है मैं उससे एक कम नहीं रखूँगा, क्या करेगा एक कम नहीं रखूँगा, या तो आधे से कम नहीं रखूँगा या फिर पूरे से एक कम नहीं रखूँगा। तो ये भी क्या करता है एस वाले का एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता और अपने पास कितने रखता है 10। तो इसको कितने दे दिए जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं कि भैया आप संतुष्ट हो जाओ,
हमारा क्या है एस बोलता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेबल हो गया। तो इसलिए ये कॉपर क्या करता है, एक एस का इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके अपना अष्टक या अपना कक्षक पूर्ण कर लेता है, उपकोष पूर्ण कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पूर्ण हो गया, क्योंकि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो ये क्रोमियम और कॉपर स्टार लगा के लिख लें और इनको अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है। पेपर के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखें आप, ठीक है। कई प्रकार के एग्जाम्पल कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके के साथ। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ जीनॉन, एक्स इसका संकेत है, परमाणु क्रमांक होता है 54 यानी 54, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन। तो ये होता है देखिए 1s, इसके बाद आता है आपका 2s यहाँ से, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा, इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 1s 2s के बाद क्या आएगा 2p, और 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो और आसान हो जाएगा। 1s 2s 2p, इसके बाद आएगा आपका 3s, इसके बाद आएगा 3p 6, इसके बाद है आपका 4s 2, 4s के बाद आएगा 3d 10, ठीक है। इसके बाद आएगा 4p 6, 4p के बाद आएगा आपका 5s, तो ये आएगा 5s 2, इसके बाद 4d 10 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 5p 6। यहाँ से आप इन इलेक्ट्रॉनों को गिनने टोटल कितना हो गया है, तो देखिए कितना परमाणु क्रमांक 54 यानी 54 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 54 यहाँ भी होना चाहिए। तो आप इन सबको जोड़ लें तो 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 2 38, 10 48, 6 54 यानी 54 हो गया। और भी आगे आता तो अपन और भी आगे भर सकते थे, ठीक है। इस प्रकार से अन्य तत्वों के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। कोई भी तत्व आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर रेडॉन का आ जाता Rn कितना होता है Rn रेडॉन, ये इसका संकेत है Rn, और 86 उसका होता है परमाणु क्रमांक रेडॉन का। तो Rn संकेत है और परमाणु क्रमांक कितना है 86 यानी 86। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 86। तो यहाँ से आप लोग भरते जाएंगे, देखिए 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 36 2 38, 10 48, 6 54, 54 2 56, 4 60, 10 70, 10 80, 6 86 तक अपन ने भर लिया। और भी आ गया था, इसी प्रकार से आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसी का भी कोई भी तत्व आ जाए, कोई भी एलिमेंट्स आ जाए, बस आपको ये याद रखना है। देखिए SPDF में अधिकतम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 2 6 10 4, यानी इसमें कितना है 4 4 का अंतर होता जाता है। और एक ये क्रम याद रख लेंगे तो बिल्कुल ही आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। कोई रटने वाली बात इसके अंदर नहीं होती है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सीख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ठीक है। तो इसको आप लोग, और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसके लिए कर लेना। जैसे देखिए ब्रोमीन है, जैसे Br, HW में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ब्रोमीन Br, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। Br 35। और मुझे ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि ब्रोमीन कौन से वर्ग का है। मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ठीक है, ये इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बारे में हम सीखेंगे आवर्त कैसे निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। आवर्त कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी कौन से आवर्त का है। जैसे आवर्त सारणी के अंदर कितने वर्ग आवर्त होते हैं 7 आवर्त होते हैं। तो ये कौन से आवर्त का एलिमेंट से आवर्त सारणी के अंदर, हम ये भी निकालना सीख जाएंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसका लिख भी सकते हैं आप लोग, नोट कर लें अच्छे से इसको। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिया हमने, इसका हम आवर्त निकालना सीखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे बनने लगा 7 आवर्त होते, 7 में से कौन सा आवर्त है ये हम निकालना सीख जाएंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे बनने लगा। इसके बाद वर्ग कैसे निकालना है। जैसे अगर हमें तत्व पता है जीनॉन, Xe तो पता है जीनॉन, इसका परमाणु क्रमांक पता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख लिया। अब हमसे पूछा जाए भैया ये कौन से वर्ग का है, कौन से आवर्त का है, कौन से ब्लॉक का है, तो आवर्त 7 होते, कौन से आवर्त का है, वर्ग कितने होते 18, ये कौन से 18 में से कौन से वर्ग का है। तीसरी बात, ये कौन से ब्लॉक का है, ब्लॉक कितने होते हैं SPDF, कितने ब्लॉक होते हैं SPDF। आवर्त सारणी के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है, आवर्त कितने होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, आवर्त, तो इसके लिए मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, ठीक है। अब निकालने का जो तरीका है मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, और अगर कोई आपको दिक्कत गई हो इसमें, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व ज़रूर करूँगा।
और उसका मैं आपको आंसर भी दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, यही इस टॉपिक की बात करेंगे, आवर्त वर्ग और ब्लॉक। इसी प्रकार से हम केमिस्ट्री जैसे 11th 12th के अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं, और जितने भी इंटीजर टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, संख्यात्मक प्रश्न होंगे, उनको भी हम हल करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे आपका पीरियोडिक टेबल है उसको मैं अच्छे से आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। अभी मैंने क्या किया था, वर्ग 1 और 2 के अंदर इनको कंप्लीट करवाया, फिर उसके बाद 13 से 18 तक। अब हम आवर्त में भी इसको याद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। धन्यवाद, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।